नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से रहे होंगे। इस बीच जब तक कि मैं कहानी नहीं डाल पा रहा था उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने आपको बीच बीच में शॉर्ट्स डाल के बताया भी था कि मेरी तबीयत काफ़ी नासाज है और एक्सीडेंट के बाद रिकवरी करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब मैं बिल्कुल फिट तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन ठीक है ना, लाइफ तो ऐसी ही चलती रहती है। हमेशा कोई ना कोई दिक्कत परेशानियाँ तो इंसान के साथ लगी ही रहती है। तो कब तक के रोते रहेंगे हम लोग हालात पर अपने, है ना। चलिए कहानी पर आते हैं। ये कहानी राजेश की। राजेश की फैमिली के बारे में बता दूं तो राजेश की फैमिली में उसके पापा हैं, उसकी मम्मी है, एक छोटी बहन है जो कि स्कूल में पढ़ती है। राजेश के जो पिताजी हैं वो एक कंपनी में मजदूर हैं और जो मम्मी हैं वो होम मेकर है। वो बाहर का काम नहीं करती, बाहर कहीं काम नहीं करती। राजेश की बचपन से ही उसने अपने माँ बाप को इतना स्ट्रगल करते हुए देखा था, तो उसकी बचपन से ही एक इच्छा थी कि मैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में उसका मन ज़्यादा लगता नहीं था, तो वो हमेशा सोचता था कि जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाऊं और अपने घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं, कहीं बाहर जॉब कर सकूं, चार पैसे घर पे ज़्यादा आए तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बढ़ जाए, अच्छा हो जाए, है ना। तो राजेश के मन में हमेशा यही रहता था और राजेश ज़्यादा नहीं 12वीं क्लास तक पढ़ाई किया और उसके बाद उसने पढ़ाई से संन्यास ले लिया। अब जैसा कि राजेश के माता पिता को भी पता था कि उसका पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लगता, तो राजेश के इस फैसले का, पढ़ाई ना करने का, उसके माता पिता ने भी कोई विरोध नहीं किया। हालांकि उसे एक दो बार समझाइश ज़रूर मिली कि बेटा जो भी कर रहे हो सोच समझ के करना, क्योंकि राजेश जानता था कि उसके माता पिता की इतनी कंडीशन, इतनी फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं है। तो राजेश ने कहा कि नहीं, मुझे पढ़ाई लिखाई में वैसे भी ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, मैं बाहर जॉब करूँगा, कोई ना कोई काम ढूंढ लूँगा और घर में आप लोग जैसे काम करते हो मैं भी काम करूँगा, घर पे चार पैसे ज़्यादा आएंगे तो हम अपनी छोटी बहन के लिए, छुटकी के लिए आज एक अच्छा भविष्य तैयार कर सकते हैं। माँ बाप को राजेश की जो सोच है बहुत अच्छी लगी। माँ बाप ने उसके फैसले का समर्थन किया और उसे पूरी छूट दी कि हाँ भैया, अब जो तुम चाहते हो ईमानदारी से अच्छा काम करो और अच्छे से रहो। राजेश निकल पड़ता है जॉब ढूंढने के लिए, लेकिन ना जब ये पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया उसने, उसके एक दो महीने बाद ही उसे समझ में आ गया, क्योंकि उसने काफ़ी जगह काम करके देखा। कई जगह काम ऐसा था कि इंसान की जान ले ले और पैसा मुट्ठी भर भी नहीं मिले। कई लोग होते हैं ना कि भैया 12 घंटे काम करवा रहे हैं और सैलरी कितनी दे रहे, 5,000 6,000। तो राजेश के दिमाग में उसने ये सब सारे काम करके देखे एक दो महीने, और वो यही सोच रहा था कि यार इससे तो मैं अपने घर पर क्या, अपना खुद का कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो घर वालों को, फैमिली को क्या सपोर्ट करूँगा मैं। राजेश ने बहुत तलाश करी, अच्छी जॉब की, कुछ अच्छा काम मिल जाए, थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाए, लगभग कम से कम 10,000 तो मिले। तो राजेश हमेशा लोगों से पूछते रहता था, लोगों को बताते रहता था कि भैया कैसा भी काम हो, जो भी काम हो, ईमानदारी वाला अच्छा काम हो, मैं करने को रेडी रहूँगा। आप 12 घंटे बोलोगे मैं 12 घंटे काम करूँगा, लेकिन मुझे पैसा इतना चाहिए। एक दो महीने बाद जब राजेश को समझ में आया कि यार काम धाम तो अपने आप मिल नहीं रहा है, तो तभी ना उसका एक बहुत पुराना दोस्त सूरज उससे मिलता है एक जगह। जब ये राजेश ने ऐसा नहीं कि काम जो कर रहा था 5,000 6,000 वाला सब करके छोड़ दिए थे एक दो महीने में ही। राजेश काम कर रहा था, लेकिन वो और भी जगह काम की तलाश कर रहा था। तो तभी उसको उसका एक दोस्त मिलता है सूरज। जैसे सूरज राजेश को देखता है एक दुकान में काम करते हुए, तो सूरज बोलता है कि राजेश भाई कैसा। तो राजेश ही बताता है कि बढ़िया भाई, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है, काम धाम पे ध्यान दे रहा हूँ। तो सूरज कहता है कि यार इस दुकान में काम करके तुझे कितने पैसे मिल जाते होंगे। राजेश बताता है कि यार ज़्यादा तो नहीं, 5,000 6,000, और कभी कभी आओ नहीं तो उसके में भी पैसे कट जाते हैं।
तो सूरज बोलते हैं कि इसमें भविष्य क्या है। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि ये जो कहानी चल रही है इसमें भूत प्रेत डर की एंट्री नहीं हुई अभी तक, है ना, जल्दी होगी। तब तक के लिए मैं आपको खाली ये कहना चाहता हूँ कि अगर कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कहानी को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। जय श्री राम, जय माता दी, जो मन में आए वो कहो, लेकिन कहो। चलो कहानी पर आते हैं। तो सूरज और राजेश की ये बातें होती रहती है कि भाई इसमें कोई भविष्य तो है नहीं। सूरज समझाता है राजेश को, तो राजेश बोलता है तू ही बता भाई क्या करूं, तू क्या कर रहा है। तो सूरज बोलता है कि यार मैं ना ये जो बाइक्स रहती हैं ना, जैसे टीवीएस हो गई, हीरो होंडा हो गई, ये सब जो बाइक्स जो लोग खरीदते हैं लोन लेकर, उस कंपनी में बाइक के लोन की रिकवरी का काम करता हूँ। मतलब ये रिकवरी एजेंट था सूरज। तो राजेश बोलता है कि यार इसमें कितनी कमाई हो जाती है। तो सूरज बताता है कि यार लगभग 12 से 15 हज़ार तो हो ही जाती है। राजेश की आंखों में 12-15 हज़ार की बात सुनते ही एक अलग ही चमक आ जाती है। राजेश बोलता है कि भाई काम क्या होता है इसमें। तो सूरज बताता है कि काम का ऐसा है मेरे भाई कि अपने को जो कस्टमर होते हैं, जो लोग किस्तें, जो ईएमआई नहीं भरते हैं, उनके पास जाकर उनसे ईएमआई का पैसा वसूलना है। अगर ज़्यादा लेट ईएमआई होगी तो पेनल्टी लगानी पड़ती है और वो पैसा लाकर कंपनी में जमा करवाना पड़ता है। उसकी रसीद कटवा कर हमें सामने वाले जो कस्टमर है जिनसे हमने ईएमआई वसूली उन्हें देनी पड़ती है ना, और उस हिसाब से हमारा पैसा बनता है। तो राजेश बोलता है कि यार ये तो अच्छा काम है, बट इसके लिए तो बाइक भी लगती होगी। तो सूरज बोलता है हाँ यार बाइक तो लगती है, बाइक ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी दूर दूर के भी कस्टमर होते हैं। तो राजेश एकदम से चुपचाप बैठ जाता है। अब राजेश बोलते हैं कि यार, सूरज बोलते हैं कि राजेश तू गुमसुम सा क्यों हो गया। बोले यार भाई मैं तेरे से बोलने वाला था कि मेरी भी जॉब इसी कंपनी में, इसी एजेंसी में लगा दे, लेकिन अब बाइक की बात तो यार, बाइक तो मेरे घर पे मेरे पापा के पास भी नहीं है, तो फिर मैं तो कहाँ से बाइक लाऊंगा। सूरज बोलते हैं कि एक काम करते ना, मैं तुझे एजेंसी में लगवा देता हूँ, और ना तेरे पास साइकिल तो है ही, तो तू क्या करना, तुझे मैं जो भी केस दूंगा, जिन जिन लोगों से हमें ईएमआई की रिकवरी करनी होती है, तो मैं तुझे आसपास वाले केस दूंगा। मतलब 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक तो तुझे साइकिल तो चलानी ही पड़ेगी, तू चला भी लेता होगा। तो राजेश बोलते कि हाँ भाई मैं 10, 15, 20 किलोमीटर तक के मैं जा सकता हूँ। तो ये बात सुन के सूरज खुश हो जाता है कि चल ठीक है, टेंशन ना ले, मैं तुझे 15-20 किलोमीटर दूर तक तो साइकिल से नहीं दौड़ने दूंगा, लेकिन हाँ जो भी लोकल के जो केस आएंगे, मतलब अपने 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर के जो भी केस मेरे पास आएंगे, उन केसों को मैं तुझे दे दूंगा। तो तू उन केसेस पे काम करना और रिकवरी करके पैसा जमा करवाना, रसीद कटवा के दे देना सामने वाले को, उस हिसाब से तेरा पैसा बन जाएगा। तो राजेश ये बात सुन के काफ़ी खुश जाता है। वो सूरज का बहुत बहुत धन्यवाद करता है, और जो वो काम कर रहा होता है ना, वो काम छोड़ने की सोच लेता है। तो राजेश बोलते हैं कि अब कैसा क्या करना है बता जल्दी। तो सूरज बोलते हैं कि एक काम कर, तू कल से ज्वाइन कर ले। दूसरा दिन होता है, मतलब जिस दिन सूरज और राजेश मिलते हैं उसके दूसरे दिन की बात है कि राजेश पहुंच जाता है एजेंसी और बढ़िया सबसे मिल लेता है। राजेश को केस की एक लिस्ट दी जाती है कि भाई ये कस्टमर है जिन लोगों ने ईएमआई नहीं पे करी है, तुम्हें उनके घर जाना है, उनसे बात करनी है, टेकल करना है उनको अपने हिसाब से, और उनसे ईएमआई का पैसा निकलवा के हमारे पास जमा करवाना है। राजेश पूरा काम समझ जाता है, चलो ठीक है। अब राजेश बढ़िया काम करते रहता है। महीने भर काम करने के बाद इसे फर्स्ट मंथ की सैलरी मिलती है लगभग 9,000 रुपये। इस सैलरी को पाके तो राजेश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सूरज का बहुत धन्यवाद करता है। इससे घर परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा खुश रहते कि चलो, अब देखो, अब तक तो राजेश साइकिल से काम कर रहा था 1 महीने, है ना, तो उसको पेट्रोल पानी का खर्चा नहीं आया, जो भी था उसकी हेल्थ के हिसाब से बढ़िया रहा। लेकिन अब जो सेकेंड मंथ होता है, उस मंथ में ना सूरज के पास काफ़ी दूर दूर के केस आते हैं। तो राजेश बोलता है कि भाई इस मंथ केस तो काफ़ी दूर दूर के, फिर कैसा क्या करेंगे। तो सूरज बोलता है कि टेंशन ना ले, तू तेरी साइकिल छोड़ घर पे मेरे साथ बाइक पर बैठ
और अपन दोनों भाई चल के करेंगे रिकवरी। राजेश खुश हो जाते कि चलो यार, कम से कम मुझे अब इतनी गर्मी में धूप में साइकिल नहीं चलानी पड़ेगी। सूरज बोलता है कि देख, हम पूरे केसेस पे काम करेंगे, तेरे भी मेरे भी, रिकवरी भी करेंगे, और हाँ जैसे ही तेरी सैलरी आएगी तो तू मुझे उसमें से 500 रुपये दे देना, खाली मेरे पेट्रोल जो जलेगा उसके। राजेश बोलता है हाँ ठीक है। अब ये लोग निकल जाते हैं, 10-15 दिन रिकवरी के करते रहते हैं। लेकिन ना एक जो कुछ केसेस होते हैं इनके इस जगह से जहाँ पर ये लोग रह रहे होते हैं। अब मैंने इस जगह का कुछ नाम तो नहीं रखा, तो आप कोई भी एक नाम उठा के अपने मन से रख लीजिए, मैं तो खाली जगह ही कह सकता हूँ, है ना। तो इस जगह से जहाँ पे सूरज और राजेश रहा करते थे, वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक गांव था। उस गांव में लगभग 3 से 4 केस सूरज और राजेश दोनों के थे। तो राजेश बोलता है कि यार अपने को इस गांव जाना पड़ेगा। सूरज बोलता है हाँ यार, तो एक काम करते हैं, कल सुबह जल्दी तैयार होकर अपन निकल पड़ेंगे। दूसरे दिन ही लोग प्लानिंग कर लेते हैं कि हाँ भाई दूसरे दिन अपने को चलना है। तो सुबह राजेश तो तैयार हो जाता है, लेकिन सूरज को राजेश फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है, लेकिन सूरज फ़ोन नहीं उठा रहा। जैसे तैसे करके सूरज फ़ोन उठाता है 1-1.5 घंटे बाद। तो राजेश बोलता है भाई अपने को सुबह जल्दी निकलना था, 70 किलोमीटर दूर जाना है, 70 किलोमीटर वापस आना है, लगभग 150 किलोमीटर चलना हो जाएगा, तो क्या कर रहा है, 10 तो यहीं बज गए। तो सूरज बताता है कि यार मेरी बाइक ख़राब हो गई थी, बाइक डाली सुधरने और मोबाइल चार्जिंग में छोड़ दिया था, तो यार मैं मोबाइल देख ही नहीं पाया, अभी बाइक लेकर आया हूँ, अब मैं आ रहा हूँ तेरे घर। तो राजेश बोलता है ठीक है जल्दी है, मैंने टिफ़िन सब पैक करवा लिया। चलो ठीक है, सूरज भी खुश हो जाता है, चलो यार भूखे पेट तो नहीं घूमना पड़ेगा। अब सूरज राजेश दोनों निकल पड़ते हैं अपने गांव से, अपनी जगह से 70 किलोमीटर दूर उस गांव में। स्टार्टिंग में तो शहर ये लोग चलते हैं 5-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक, लेकिन उसके बाद सूरज को इस गांव की रास्ता पता थी, सूरज चलाते रहता है। अब शहर से धीरे से ये गांव में जाते हैं, गांव से धीरे से ये लोग जंगल वाली रास्ता पकड़ते हैं, और उस जंगल वाली रास्ता से जब निकल रहे होते हैं तो ये जंगल जो होता है लगभग 20 से 30 किलोमीटर का रहता है, जहाँ पे रोड भी ढंग की नहीं थी, चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाज़ें। राजेश सूरज से पूछता है कि भाई ये गांव ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे रोड भी नहीं है। तो सूरज बताते हैं कि यार यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी कम है, और ये जो तू जंगल देख रहा है ना, यहाँ पे शेर चीते ये सब भी रहते हैं, तो अपने को जल्दी जाके दिन ही दिन वापस भी आना पड़ेगा, क्योंकि रात में जंगली जानवरों का बहुत खतरा रहता है यहाँ पे। राजेश के मन में डर आ जाता है कि यार शेर चीते की बात कर रहे तो मतलब यार ये तो बहुत रिस्की काम हो जाएगा। पर सूरज बोलता है टेंशन मत ले, वैसे अधिकतर यहाँ पे ऐसा कुछ जंगली जानवर किसी पे अटैक नहीं करते, पर जंगली जानवरों को क्या भरोसा। राजेश बोलते हैं कि यार अपन थोड़ा जल्दी चलते हैं और काम निपटा लेते हैं, लेकिन अब क्या करें, जंगल का रास्ता है, गाड़ी एकदम से भगाएंगे और गाड़ी कहीं पंचर हो गई तो और लफड़ा हो जाएगा, इसलिए लोग धीरे धीरे चलते हैं। ये लगभग 2 से 2:30 बजे पहुँचते हैं उस गाँव में लगभग जो 4-5 केस थे, सारे केस की किश्तें जमा करने के लिए। अब कभी भी पता है रिकवरी एजेंट्स के साथ ऐसा होता है कि घर पे पहुँचे और एकदम से पैसा नहीं मिलता, कभी कस्टमर बाहर होता है, कोई किसी कस्टमर के पास पैसे नहीं होते हैं, तो उनसे बात करके पैसे अरेंज करवाने पड़ते थे, है ना, कि भैया अगर देखो आप EMI चुका नहीं पाओगे तो आपकी गाड़ी कंपनी वाले ले जाएंगे। तो इसलिए इनको समझाना पड़ता है प्रॉपर तरीके से कस्टमर्स को कि अपना काम क्या है। तो ये लोग अपना काम करते करते इनको लगभग 5-5:30 बजे शाम के वहीं हो जाते। जो कि एक बात आप अच्छे से जानते हैं कि गर्मी के दिनों में लगभग 7 बजे तक अंधेरा होता है, तो ये लोग इस बात से तो निश्चिंत है कि चलो 5:30 ही बज रहे हैं, 7 बजे तक अपन वो जंगल क्रॉस कर देंगे। लेकिन जो राजेश का एक केस था जिसमें सामने वाला जो कस्टमर था पैसे देने को तो रेडी था, लेकिन वो कस्टमर अभी तक अपने घर नहीं आया था। वो कस्टमर एक्चुअली में शहर जा चुका था और वहाँ से घर नहीं आया था। तो ये क्या करते हैं कि उसका वेट करते हैं, वेट करते करते 6-6:15 बज जाते हैं, कस्टमर आता है, उससे पैसे लेते हैं, उसे रसीद काट कर देते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं।
अब 6:15 के बाद 7 बजे तक, 7 सवा 7 बज जाते हैं इन्हें उस जंगल तक पहुंचने में। जैसे जंगल लगता है और अंधेरा हो जाता है तो राजेश के मन में बहुत ज़्यादा डर रहता है जंगली जानवरों को लेकर, क्योंकि जंगल में, हमारे शहरों के आसपास वाले जंगल की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे आपको कुत्ते बिल्लियों की आवाज़ आती है, एक असली जंगल जहाँ पे वाकई में जब आप रात के सन्नाटे में उस जंगल से गुजरेंगे ना, तो आपको भी वैसा ही डर लगेगा जैसा भी राजेश को लग रहा है। तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाज़ें, किसी के गुर्राने की आवाज़, और डेफिनेटली ये गुर्राने की आवाज़ किसी कुत्ते की या बिल्ली की तो नहीं थी। शेर चीते जिस जंगल में रहते हो, हर किसी को डर लगेगा यार, मुझे खुद को लगेगा। तो राजेश इस चक्कर में, जंगली जानवरों के चक्कर में बहुत डरा हुआ था। सूरज बोलता है कि राजेश तू चुप क्यों बैठा है, बात कर भाई। राजेश बोलता भाई क्या बात करूँ, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एक तो ये जंगल अभी 30 किलोमीटर का है और अभी स्टार्ट हुआ है, 2-5 किलोमीटर में ही अब मेरी ये हालत है, पता नहीं इस जंगल का कैसा क्या। तो क्या होता है कि सूरज और राजेश जब एक दूसरे से ये बात कर रहे होते ना, तभी इन्हें बहुत कस के किसी शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है। ये दहाड़ सुन के राजेश और सूरज दोनों डर जाते हैं और सूरज जो होता है एकदम से बाइक के ब्रेक लगा देता है। सूरज बोलता है भाई ये तो शेर के दहाड़ने की आवाज़ है, कैसा क्या करे। राजेश बोलता है गाड़ी रोक क्यों दी, गाड़ी भगा। अब जैसे ही ये गाड़ी स्टार्ट करता है, ये किक मार रहा होता है, एक किक मारी, 2 किक मारी, आपको क्या लग रहा है गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी? गाड़ी स्टार्ट होती है तीसरी किक में, और गाड़ी तीसरी किक में जैसे ही स्टार्ट होती है सूरज तुरंत गियर डालता है और गाड़ी भगाने लगता है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जंगल की रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। अब यहाँ पे बाइक भगाएंगे तो क्या ही होना था। एक ब्रिज टाइप का आता है, छोटा सा ब्रिज टाइप का आता है, जहाँ पर सूरज की गाड़ी स्लिप हो जाती है और सूरज और राजेश दोनों गाड़ी से गिर जाते हैं। गिरने के 5-10 मिनट तक तो दोनों को कुछ होश नहीं था, लेकिन सूरज को जैसे ही होश आता है, सूरज देखता है कि गाड़ी पड़ी है, चारों तरफ भयानक अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। और सूरज बोलता है राजेश भाई कहाँ है तू। राजेश के बारे में ये सोचता है कि यार राजेश कहाँ चला गया। तभी इसकी नज़र पड़ती है ब्रिज के नीचे। राजेश नीचे गिरा हुआ था और दर्द से कराह रहा था। भाई सूरज मैं नीचे गिर चुका हूँ, मुझे लेने आ यार, मेरे पैर में मोच आ गई है। राजेश उठ नहीं पा रहा था। सूरज जाता है, राजेश को उठाता है, जैसे तैसे करके वो ब्रिज के ऊपर लाता है राजेश को, और दोनों सूरज गाड़ी स्टार्ट करके राजेश और सूरज वहाँ से निकल जाते हैं। अब क्या होता है कि जब सूरज गाड़ी चला रहा होता है तो उसकी गाड़ी ना बहुत हैवी चल रही होती है। अब आप लोगों को लग रहा होगा ना बहुत भूत प्रेत आ गए होंगे, कोई बैठ गया होगा गाड़ी के पीछे, ऐसा कुछ नहीं था। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, इस चक्कर में गाड़ी हैवी चल रही थी। सूरज बोलता है राजेश से कि भाई तू अच्छे से पकड़ के बैठना, गाड़ी बहुत हैवी चल रही, तो ज़्यादा भगा भी नहीं पाऊंगा। तो राजेश बोलते हैं कि यार प्लीज़ तू अब आराम से चल, शेर हो चाहे चीता मेरे को डर नहीं, लेकिन थोड़ा धीरे चल यार, नहीं तो गिर के ही मर जाएंगे। अब क्या होता है कि सूरज गाड़ी चलाया जा रहा है। सूरज के दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही है कि जैसे तैसे करके घर पहुंचना है। तभी क्या होता है, राजेश बोलता है कि सूरज थोड़ा रुक के वो भैया से पूछ लेते ना कि यहाँ से कोई शॉर्टकट तो नहीं है अपने को जिस जगह जाना है अपने गांव की रास्ता। तो सूरज बोलता है कि कौन से भैया से? तो बोलता है कि वो देख, वो पेड़ के पास वो जो आदमी खड़ा हुआ है ना। तो सूरज बोलता है हाँ चलते। तो सूरज और राजेश जैसे जैसे उस आदमी के पास अपनी बाइक ला रहे थे, बाइक का लाइट जैसे जैसे उस आदमी पे पड़ रहा था, वैसे वैसे उस आदमी का साइज जो है ना बढ़ रहा था। उसकी छाया नहीं, उसका साइज। आपने देखा कभी कैसे ऐसे इंसान को कि जिसके आप पास आते जाओ और वो बड़ा होते जाओ? ऐसे ही कुछ हो रहा था वहाँ पे।
जैसे ये जा तो रहे थे उस आदमी से पता पूछने के लिए, लेकिन जैसे जैसे उसके पास जा रहे थे उसका साइज बढ़ता हुआ देखकर सूरज और राजेश दोनों घबरा गए और गाड़ी उसके पास से कट मारते हुए एकदम से सूरज ने गाड़ी जैसे तैसे जय माता दी बोल के गाड़ी भगाना चालू किया। गाड़ी भगा रहा है सूरज और राजेश की नज़र उसी इंसान पर पड़ी हुई थी। राजेश उस आदमी को देख रहा था और पीछे वो आदमी अपने दोनों हाथ फैलाकर हंसता जा रहा था। कहाँ तक जाओगे, सारा जंगल मेरा है, उस आदमी ने इतना बार कहा और राजेश और सूरज दोनों ने ये बात सुनी। राजेश डर गया। राजेश बोलता है कि भाई ये भूत प्रेत तो नहीं है कोई। सूरज बोलता है तू चुप करके बैठे रहे, बस किसी को कुछ बोलना नहीं। राजेश बोलता है अबे नहीं भाई मेरे को डर लग रहा है यार, तू गाड़ी भगा। सूरज बोलता है और गाड़ी भगाऊंगा तो गाड़ी से गिर सकते हैं, तेरी हालत वैसे ही खराब है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो राजेश बोलता है कि ठीक है भाई, पर जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं यार, चल। जैसे तैसे करके ये लोग जंगल क्रॉस करते और अपने घर, अपने गांव पहुंच जाते। इन्हें पहुंचते पहुंचते रात के लगभग 9:30-10 बज जाते और इसके घर पर और सूरज के घर पर, राजेश और सूरज दोनों के घर पर जैसा कि नॉर्मली होता है, घर वालों को टेंशन हो ही जाती है यार, इतनी लेट होगी तो सबको होती है। जैसे ही सूरज राजेश को उसके घर पर उतारता है और वहाँ से निकलता है, राजेश लंगड़ाते लंगड़ाते अपने घर के गेट पर आता है। उसके पापा मम्मी बोलते हैं क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ तुम्हारा, तुमको कितने बार कहा है कि यार गाड़ी धीरे चलाया करो और क्या ज़रूरत थी इतना दूर जाने के लिए। राजेश बोलता है कि मम्मी काम था, काम के चक्कर में गए थे, कोई पार्टी वार्टी तो करने गए नहीं थे और कोई जानबूझकर तो बाइक से स्लिप होता नहीं है, आप चिल्लाना बंद करोगे तो मैं अंदर आऊँ। उसकी मम्मी बोलती है ठीक है। और राजेश जैसे अंदर आ रहा होता है तो उसकी मम्मी पूछती है कि पीछे कौन है। राजेश बोलता है कौन है, सूरज तो चला गया। तो उसके पापा बोलते हैं तो फिर ये आदमी कौन है जो पीछे हमारे गेट पे खड़ा है। सूरज पलट के देखता है और ये वही आदमी था जो इसे जंगल में दिखा था। इस आदमी की हाइट, पर्सनालिटी इतनी खतरनाक थी जिसे देखकर राजेश और उसके माता पिता दोनों की बोलती एकदम बंद हो गई थी। राजेश एकदम से गुस्से में आगे बोलता है, एक तो पहले ही से उसका एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, उसको चलते नहीं बन रहा था और ऊपर से इस तरीके की हरकत। तो राजेश गुस्से में बोलता है कि तू यहाँ तक कैसे आया, तेरी इतनी हिम्मत हो गई। राजेश ने निकाला अपने दरवाजे के पीछे से लठ और जैसे वो लठ ऐसा पटका सामने उसने गेट पे, तो उस लठ में कुछ घुंघरू लगे हुए थे। जैसे उस घुंघरू की आवाज़ सुनी, उस इंसान ने, उस आदमी ने, उस दैत्य ने, दानव ने, जो भी चाहे आप उसे बोल सकते, जैसे ही उस लठ के घुंघरू की आवाज़ सुनी उस दानव ने, वो इनकी आंखों के सामने से एकदम से गायब हो गया, लाइक मिस्टर इंडिया। हालांकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा ना कि यार कोई इंसान कैसे, ये सब तो पिक्चर टीवी सीरियल्स में होता है, लेकिन वाकई में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके देखते देखते कोई इंसान गायब हो जाता है। ये देखकर राजेश के माता पिता घबरा गए क्योंकि उस इंसान को गायब होते उसके माता पिता ने भी देखा था। राजेश जानता था कि ये कोई इंसान नहीं, कोई काली शक्ति है, इसलिए वो उसके लिए थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। पर राजेश के माता पिता राजेश को एकदम से अंदर खींचते हैं और दरवाज़ा लगा के बोलते हैं कि ये क्या किया तूने अभी, और ये कौन सी बला तू अपने साथ लेकर आ गया। राजेश बोलता है कि मम्मी इसी के चक्कर में तो हमारी बाइक का एक्सीडेंट हुआ और ये देखो यहाँ तक आ गया। राजेश के बारे में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, राजेश भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। बचपन से वो भोले बाबा, नंदी बाबा की बहुत सेवा करता था। जैसे बचपन में हम लोग खेलते ना घर घर, वैसे ही राजेश खेलता था अपने भोलेनाथ के साथ। हमेशा मंदिर में ही रहना, डमरू बजाना, पूजा पाठ में ध्यान देना, लेकिन पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कच्चा था। मन का बड़ा सच्चा था राजेश। और ये सब चीज़ों के कारण ही मुझे ऐसा लगता है कि राजेश के अंदर से जो डर है ना,
उस आत्मा का, उस प्रेत का, दानव का, वो बैठ नहीं पाया राजेश के अंदर वो डर। राजेश के माता पिता बोलते हैं कि सुबह चल के पंडित जी के पास चलेंगे और उन्हें पूरी बात बताएंगे। राजेश के पैरों की मलहम पट्टी की जाती है, थोड़ी मालिश वालिश की जाती है। भैया पापा मम्मी के साथ में रहता है, इतना लाड़ दुलार तो होगा, कमाऊ पूत है ना। तो कमाऊ पूत का मतलब तो आप लोग जानते होंगे ना, कमाने वाला पुत्र। तो रात में उसको आराम लगा। रात में ऐसी कोई डरावनी घटना नहीं हुई राजेश के साथ। लेकिन सुबह जब उठ के ये लोग मंदिर पहुंचते हैं तो राजेश को चलने में जैसे परेशानी हो रही थी, तो राजेश ने अपना वही, इसका जो लठ, मैं लठ के बारे में बता रहा था आपको, जिसमें घुंघरू लगे होते हैं, ये लठ इसने मेले से लिया था और इसे बचपन में बड़ा शौक था लठ लेके साथ में चलने का, क्योंकि भोले बाबा अपने साथ में एक त्रिशूल लेके चलते थे ना हमेशा। इसलिए अब राजेश भी बच्चा था और त्रिशूल लेके तो चल नहीं सकता था, तो इसने एक अपने पसंदीदा एक लठ खरीदा। मेलों में मिलते हैं लठ जिसमें घुंघरू लगे हुए थे, और राजेश बचपन से ही उस लठ को लेके जाता था मंदिर, और उसी लठ के साथ, मतलब वो भी भोले बाबा का भक्त था तो उन्हीं के साथ उन्हीं की कॉपी करने की कोशिश करता था। अब जबकि उसको चलते नहीं बन रहा था तो वाकई में उसे उसके उस लठ की ज़रूरत थी। तो सुबह माता पिता तैयार होते हैं, राजेश को बोलते हैं कि चलो मंदिर चलते हैं। तो राजेश अपना लठ उठाता है और लठ का सहारा लेते हुए ये तीनों, मतलब राजेश के माता पिता और राजेश, पहुंचते मंदिर। और माता पिता पूरी बात बताते हैं, राजेश भी पूरी बात बताता है पंडित जी को। पंडित जी बोलते हैं कि राजेश, तेरे ऊपर भोलेनाथ का हाथ है बेटा, तो इन सब चीज़ों से डर कैसे सकता है। राजेश बोलता है कि मैं डरा था पंडित जी, क्योंकि मेरे साथ आज तक ऐसा कभी मैंने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन जब वही बला मेरे घर के दरवाजे तक आ गए तो पता नहीं क्या हुआ, मैं खुद भी नहीं जानता कि मेरे अंदर कहाँ से शक्ति आई, और मैंने अपना लठ निकाल के सामने जैसी पटका, वो इंसान वहाँ से गायब हो गया। पंडित जी बताते हैं कि भोलेनाथ से तेरा जो इतना जुड़ाव है ना, जो तू भोले बाबा की भक्ति में तू बचपन से रमा हुआ है, उनके समान मतलब वो त्रिशूल लेके चला करते थे, तू लठ लेके चला करता था, तू अपने लठ की भी पूजा करता था, भोलेनाथ की भी पूजा करता था, तो तेरे उस लठ पर भोले बाबा की ही कृपा थी, जिसके कारण, जिसे देखकर वो जो बुरे बला थी, प्रेत आत्मा, दानव, दैत्य, जो भी आप समझे, वहां से तुरंत ही भाग गई। जैसा कि तुम जानते हो कि भोलेनाथ तो सबके नाथ होते हैं, भूत प्रेत आत्माएं इनके संगी साथी भी होते हैं। तो भोले बाबा के भगत को कोई प्रेत आत्मा या दानव चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, उसने तुम्हें नुकसान जो पहुंचाने की कोशिश की थी वो की थी, लेकिन तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। भोले बाबा की ही कृपा थी। अब तुम्हें बेटा कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भोले का हाथ है। तो तुम निश्चिंत रहो और जाओ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और सब सही हो जाएगा। अब राजेश के साथ तो भोलेनाथ का हाथ था, लेकिन सूरज के साथ भोलेनाथ का हाथ नहीं था। सूरज बचपन से ही बड़ा मतलबी और स्वार्थी टाइप का भी हुआ करता था। बड़े होकर भले उसमें अकल आ गई थी, वो सुधर गया था, वो सबकी मदद करता था, लेकिन ना सूरज को उस आत्मा ने, उस प्रेत ने, दानव ने अपना शिकार बनाया। क्योंकि यहाँ तो भोले बाबा के कारण उसकी एंट्री नहीं हो पाई, लेकिन सूरज को उसने रात में तरह तरह के खेल दिखाए। सूरज दूसरे दिन हॉस्पिटल में एडमिट था। तभी उसके माता पिता राजेश से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ कल क्या हुआ। तो राजेश सब बताता है और वो बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, सूरज का मैं बाल विवाह का नहीं होने दूंगा। राजेश भोले बाबा के मंदिर जाके किसी भी पंडित जी से उसने कुछ नहीं पूछा। उसकी भक्ति में, उसके विश्वास में इतना दम था कि उसने खुद जाके भोलेनाथ को जल चढ़ाया, पूजा पाठ करी, अच्छे से सब श्रृंगार किया, प्रसाद चढ़ाया, और वही प्रसाद ले जाके और थोड़ा गंगा जल ले जाकर उसने सूरज
को जो हॉस्पिटल में एडमिट था उसके बेड के साइड में गंगा जल रख दिया और उससे प्रसाद खिलवा दिया। सूरज ने 2 दिन के अंदर रिकवरी भी कर ली। और हाँ मतलब सूरज को कोई भूत प्रेत आत्माएं नहीं दिखी थी, हाँ, लेकिन वो बहुत घबराया हुआ था। उसे सपने दिख रहे थे डरावने, जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुका था और हॉस्पिटल लेके गए इसके माता पिता, तो पता चला कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इनका एक्सीडेंट हुआ था, इसे लगी भी हुई है। और ये जो कहानी थी यहीं तक की थी दोस्तों। कोई पंडित जी ने चमत्कार नहीं किया, कोई मौलवी जी को बुलाना नहीं पड़ा, भक्त की भक्ति और विश्वास ने ही काम किया। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी, ये किस्सा पसंद आया हो तो बोलो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और मुझे बताना ज़रूर कि कहानी कैसी लगी। और जो भी आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कहानी को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना क्या कमी रह गई और क्या इम्प्रूव करना चाहिए मुझे। और तब तक बने रहिए मेरे साथ। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके लिए नई नई कहानियाँ लाता रहूँ, ठीक है? तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और अक्सर लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।